मैसेज जाने से बताना सर। हाँ, हो गया सर। ओके सर। गुड इवनिंग सर, ऑल ऑफ यू। तो जीएसटी क्लास है सर, तो जीएसटी के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया था। मतलब जीएसटी रिगार्डिंग जो इंट्रो लेक्चर्स हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए। किसी का अगर इंट्रो मिस है तो जस्ट एक बार मुझे बताओ, मुझे लेटेस्ट इंट्रो का क्लास करवाया आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा। इवन मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी कुछ कराया था, और कुछ होमवर्क के लिए भी मैंने दिया था। इंटरेस्ट रेट का जो कैलकुलेशंस वगैरह होता है, आई होप आप लोगों ने किया। अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछ लो। मैं थोड़ा सा और थोड़ा एडवांस लेवल में जा रहा हूँ सर, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो डाउट का भी मैं, आप लोग मुझे पूछेंगे तो मैं आपको डाउट का भी जो भी बातें हैं मैं बता दूंगा। बट अभी थोड़ा सा हम लोग एक दूसरे टॉपिक में जाएंगे, जीएसटी के अंदर ही थोड़ा सा एडवांस वे में जाना है सर। सर जीएसटी में आज मेनली मैं आपसे बात करूंगा सर सप्लाई के बारे में। किसके बारे में? सप्लाई अंडर जीएसटी। जीएसटी हमारे सोसाइटी में, मतलब कंट्री का डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना सर। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इनकम करता है उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट जीएसटी है ना सर। गुड इवनिंग सर। रिसेंटली मैं किसी क्लास में बजट का एक 2022-23 का जो बजट है उसके बारे में बात कर रहा था कि आई थिंक फाउंडेशन लेवल के क्लास में बोल रहा था। बट कभी कभी मैं इसको इंटरमीडिएट या फाइनल लेवल क्लास में भी बात करता रहता हूँ। तो पॉइंट इज दैट सर, ये स्टॉक मार्केट में भी बात हो रहा था किसी क्लास में। सर पॉइंट क्या है सर? पॉइंट इज दैट कि इस बजट के बारे में जीएसटी का क्या कनेक्शन? सर बजट के बारे में जीएसटी का बहुत बड़ा कनेक्शन। और आज का मेरा डिस्कशन मेनली है सर सप्लाई अंडर जीएसटी के बारे में। किसके बारे में सर? सप्लाई अंडर जीएसटी। मतलब जीएसटी जो कॉन्सेप्ट है ना सर, उसमें सप्लाई समझना बहुत जरूरी है। मतलब इफ यू डोंट अंडरस्टैंड सप्लाई देन जीएसटी चार्ज कैसे होगा? मतलब सप्लाई समझना फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। until or unless we identify supply, then we can't charge GST. Point is simple sir. हमें सबसे पहले सप्लाई समझना होगा। अगर सप्लाई हो रहा है तो जीएसटी आएगा। ये संभव। गुड इवनिंग। इफ देयर इज ए सप्लाई then only we can charge GST. That is the मतलब very basic criteria for the government side to charge GST on business. ठीक है। तो बिजनेस अपने ट्रांजैक्शंस पे जीएसटी देता है। अब ट्रांजैक्शंस का मतलब सप्लाई होना जरूरी है। अब सप्लाई किसको बोलेंगे और सप्लाई किसको नहीं बोलेंगे? मतलब देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। अब कुछ ऐसा भी चीजें हम लोग देखेंगे जिसमें आपको लगेगा कि ये सप्लाई है, बट उसको सप्लाई नहीं माना जा सकता। कुछ जगह ऐसा है जिसको लगेगा कि भाई ये सप्लाई नहीं है, बट गवर्नमेंट इसको सप्लाई मानता है। इसके पीछे गवर्नमेंट का अपना लॉजिक है, और वो लॉजिक आपको फाइंड आउट करना है केस स्टडीज के थ्रू से। मतलब देयर आर न्यूमरस, मतलब वेरियस काइंड्स ऑफ एग्जांपल्स जो बिजनेस वर्ल्ड में होता है, जिसके साथ आप सबको कनेक्ट होना पड़ेगा। बिकॉज बिजनेस वर्ल्ड एक कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है जहाँ पर डे बाय डे, एवरी डे, ईच एंड एवरी मोमेंट कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन चल रहा है। तो ये किस ट्रांजैक्शंस को सप्लाई माना जाएगा और किस ट्रांजैक्शंस को सप्लाई से एग्जेम्प्ट किया जाएगा, वो एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। तो जीएसटी कलेक्ट करना हो तो सप्लाई समझना जरूरी है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रहा है। हाँ सर, आ रहा है या नहीं? बोलो। यस सर। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको सप्लाई के बारे में बात करता हूँ। स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ? हेलो, क्या आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हो? यस सर।
तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, सप्लाई अंडर जीएसटी के अंदर हमें सबसे पहले ये समझना होगा, अंडरस्टैंड द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। मतलब इसमें आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा कि टैक्सेबल इवेंट क्या होता है। मतलब गवर्नमेंट हमसे जीएसटी लेगा सर, गवर्नमेंट बिजनेस से जीएसटी लेगा, तो गवर्नमेंट जीएसटी से बिजनेस से जीएसटी चार्ज करेगा, बट उसके लिए टैक्सेबल इवेंट होना जरूरी है। इवेंट मतलब क्या? इवेंट मतलब घटना। इवेंट का सिंपल मतलब क्या है, हिंदीकरण करो, मतलब कन्वर्ट करो अपने लैंग्वेज में। घटना मतलब किस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे टैक्स लिया जा सकता है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को ये वाला बात हमेशा बताता हूँ, ये गवर्नमेंट का बजट है। ठीक है, गवर्नमेंट बजट एट ए ग्लांस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से मैंने इसको लिया। इसमें अब 2022-23 का जो बजट है वो बताया गया, जो फरवरी में आया था सर। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप लोग अगर बोलोगे तो मैं शेयर कर लूँगा आप लोगों से। बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि पैसा कहाँ से आता है एंड पैसा कहाँ जाता है। और ये गवर्नमेंट का अकाउंट्स है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसिप्ट्स, गवर्नमेंट का कैपिटल रिसिप्ट्स, मतलब गवर्नमेंट रेवेन्यू कितना रिसीव करता है, उसमें टैक्स रेवेन्यू कितना है, नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आप लोगों के लिए, है ना। देश के बारे में जानना जरूरी है ना, देश का हिसाब किताब है ये। आजकल तो सब चीज़ पता चल जाना चाहिए, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी बढ़ गया है सर पहले से, है ना। अभी कोई कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। सो यू ऑलवेज अपडेट रहिए, इनडायरेक्ट टैक्स फील्ड में क्या हो रहा है, डायरेक्ट टैक्स फील्ड में क्या हो रहा है ना। अपडेट रहिए सब, बिकॉज जितना अपडेट रहेंगे उतना मतलब हर एक चीज़ में आप आगे रहेंगे, है ना, इवन इन इंटरव्यू ऑल्सो। तो ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसिप्ट है, हिंदी में बोले तो राजस्व प्राप्तियां कितना है, पूंजी प्राप्तियां कितना है, कुल प्राप्तियां, टोटल रिसीव गवर्नमेंट कितना किया, ये हिंदीकरण किया है साइड साइड में। ठीक है, तो कहाँ से कितना रिसीव कर रहा है, कितना ग्रांट्स है, ठीक है, सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ये आप लोग खुद से भी देखो तो समझ में आएगा। 22-23 का प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट एज पर गवर्नमेंट, ठीक है, 11.1% ग्रोथ रेट मान के चला गया सर। ठीक है, बट नॉट नेसेसरी गवर्नमेंट जो बोल रहा है एग्जैक्टली वैसा होगा, इसके पीछे प्रोजेक्शन है, ये बेसिकली प्रोजेक्टेड। गवर्नमेंट चाहता है कि 11% ग्रोथ रेट हो, बट गवर्नमेंट प्रोजेक्शन और रियल लाइफ कन्वर्शन इज नॉट द सेम। ठीक, जैसे आप लोगों का या हमारा कॉन्सेप्ट जैसे चलता है आप लोगों का, कि आप लोग सोचते हो कि इस बार एग्जाम में ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन डिपेंड करता है आपके मेहनत पे, आसपास के सिचुएशंस पे, हेल्थ सिनारियो, सब कुछ डिपेंड करता है। तो कहाँ से पैसा आता है, अगर इसका डेटा आप लोग देखते हो तो इसमें जीएसटी इज अ बिग एरिया सर, है ना। 16% आउट ऑफ द टोटल कलेक्शन, गवर्नमेंट अगर 100 कलेक्शन करता है तो उसमें से 16% सिर्फ जीएसटी से आता है सर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, इट्स अ बिग एरिया फॉर गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अगर जीएसटी कलेक्शन जितना बढ़ा पाएगा गवर्नमेंट के लिए उतना अच्छा। क्या बोलते हो? गवर्नमेंट जितना कलेक्शन कर पाएगा गवर्नमेंट के लिए उतना अच्छा। लेकिन सर मन मर्जी थोड़ी है, मन मर्जी थोड़ी है कि मन किया कलेक्शन कर लिया, मन किया कलेक्शन नहीं किया। तो कुछ तो पर्पस होना चाहिए ना, कि कब कलेक्शन करे जीएसटी। गवर्नमेंट जो भी पैसा कलेक्ट करता है तो रुपी कम्स फ्रॉम कितना आता है, कहाँ से कितना आता है, ये देखो रुपी कहाँ जाता है उसका भी डेटा है। ठीक है, आप इसको देखो तो आपको और पता चलेगा डेफिसिट फंड्स कितना है। ठीक है, ऐसे गवर्नमेंट इंडिया एक डेफिसिट कंट्री है अभी भी, मतलब हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एक्सपोर्ट। तो गवर्नमेंट कहाँ से कितना रिसीव कर रहा है, कहाँ पर कितना देना पड़ता है गवर्नमेंट को। लोन बहुत है गवर्नमेंट का, ठीक है, हाँ बहुत है, बट ऐसा नहीं कि बहुत इधर उधर का है। ठीक है, ऐसे गवर्नमेंट का जो पैसा मतलब बाहर से आता है ना, लोन भी लेना पड़ता है। अगर 100 रुपीज़ कलेक्शन होता है तो उसमें 35 रुपीज़ गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता है। ठीक है, तब जाके गवर्नमेंट चला पाते हैं, उसमें इंटरेस्ट भी भरना पड़ता है सर, टोटल अर्निंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट में भी चला जाता है। सो गवर्नमेंट नीड्स लॉट्स ऑफ मनी, और उसमें जीएसटी एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है सर। कहाँ कहाँ किस किस आइटम में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, आप लोग इसको भी देखिएगा। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ गवर्नमेंट खर्चा करता है, पेंशन में कितना करता है, डिफेंस में कितना करता है। हाँ, 20-21, 21, 22, 22, 23, हर साल का डिफरेंस डिफरेंट आपको मिलेगा सर। ठीक है, आप लोग हर चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हो। ऐसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसमें देखो सब्सिडी किसमें कितना देता है, फर्टिलाइजर पे, फूड पे, पेट्रोलियम पे। पेट्रोलियम पे कितना सब्सिडी जाता है देखो सर, गवर्नमेंट का बजट में 20-21 में कितना हुआ था एक्चुअल में,
और गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड है कि गवर्नमेंट फर्स्ट सब्सिडी कम कर देगा पेट्रोलियम पे, बिकॉज इसमें बहुत सब्सिडी जाता है। तो गवर्नमेंट सब्सिडी उठा देगा तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा और उसको नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट में चलाएगा। एग्रीकल्चर, कॉमर्स, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट नीड्स लॉट्स ऑफ मनी सर। मतलब हम लोग यहाँ पर चिल्ला तो देते हैं कि भाई दाम कम करो, दाम कम करो, लेकिन ऐसे थोड़ी ना होता है। गवर्नमेंट है भाई, हाँ, तो भगवान थोड़ी है कि ऐसे आशीर्वाद करेगा और दे देगा। नॉट लाइक दैट, भगवान भी नहीं देता। भगवान भी बोलता है मेहनत करके आओ मेरे मंदिर में, मेरे मस्जिद में, मेरे गिरजा में, तो कुछ मिलेगा फल। हवा में नहीं आता है सर। ठीक है, आप देख सकते हो कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर्स, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सर ये सब क्यों बता रहे हो? सर ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि गवर्नमेंट कलेक्शंस के पीछे इतना ध्यान क्यों देता है, क्यों आप लोगों को जीएसटी एक्सपर्ट्स बनाना चाहता है, क्यों गवर्नमेंट चाहते हैं कि जीएसटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स का कलेक्शंस बढ़े, क्योंकि सरकार का सबसे बड़ा वही हिस्सा है, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स। तो जितना गवर्नमेंट का परसेप्शन है, कि परसेप्शन नहीं, गवर्नमेंट का नॉर्मल ऑब्जेक्टिव ही है कि जितना वो कलेक्शन कर पाएगा उतना उसके लिए अच्छा। गवर्नमेंट जितना इनकम करता है ना, उसका मैक्सिमम इंटरेस्ट पे जाता है, डिफेंस में जाता है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड पे जाता है, ट्रांसपोर्ट पे जाता है, स्टेट को ट्रांसफर करने में जाता है, सब्सिडी में जाता है, पेंशन पे जाता है, रूरल डेवलपमेंट पे जाता है, हेल्थ पे जाता है, यूनियन टेरिटरीज के लिए स्पेशल जाता है, सोशल वेलफेयर में जाता है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पे जाता है, एजुकेशन में जाता है, साइंटिफिक्स में जाते हैं, फाइनेंस में जाते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स में जाते हैं, प्लानिंग करके जाते हैं, एनर्जी में जाते हैं, होम अफेयर्स में जाते हैं, कॉमर्स इंडस्ट्री में जाते हैं, अर्बन डेवलपमेंट के पीछे खर्चा हो जाता है। तब जाके सरकार चल पाता है सर। ठीक है, ये सब आपका बात का बात है। आप देख लीजिएगा यहाँ पर बहुत सारा स्पेशल स्टैटिस्टिक्स है कि कितना एडुकेशन में खर्चा हो रहा है। ये भारत के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है कि भारत का डेवलपमेंट डिपेंड करेगा सर, अगर भारत एडुकेशन और हेल्थ में भी खर्चा कर पाए। करेंटली ट्रांसपोर्टेशन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में खर्चा ज़्यादा होता है, सोशल वेलफेयर बहुत खराब हालत, अर्बन डेवलपमेंट मोटा मोटी, हेल्थ एडुकेशन मीडियम। ठीक है, तो इसमें भी चेंजेस आना चाहिए। तो खर्चा तभी ना कर पाएगा जब कलेक्शन बढ़ेगा। हाँ सर, आसमान से टपकेगा और खजूर पे लटकेगा ऐसा तो नहीं हो सकता, कहीं से तो पैसा कलेक्ट करना है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, गवर्नमेंट को जीएसटी कलेक्शन और बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएगा सर, उसको समझने के लिए सप्लाई समझना जरूरी है। चलो आ जाते हैं सप्लाई पे। तो टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी, एनालाइज द टैक्सेबल इवेंट, सप्लाई, उसका मतलब, उसका स्कोप, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस, लेन देन समझना जरूरी है आप लोगों को। विल अमाउंट टू सप्लाई, ट्रांजैक्शन दैट विल अमाउंट टू सप्लाई, मतलब कौन से ट्रांजैक्शंस को सप्लाई बोलेंगे। इवन विदाउट एनी कंसिडरेशन, आप लोग नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हो, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, है ना सर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमें ये सिखाते हैं कि इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न, if there is no something in return, there is no consideration, that means no contract। लेकिन सर ऐसा भी कुछ कंडीशंस है जहां पर बदले में कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी उसे सप्लाई माना जाता है। सर ये कैसा कॉन्सेप्ट सप्लाई, सर जानना पड़ेगा, है ना। बिना कंसिडरेशन कभी सप्लाई हो सकता है क्या? यस हो सकता है, बट कब, क्यों, कहाँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड। सर आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस व्हिच विल बी नाइदर द सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर द सप्लाई ऑफ सर्विस। कुछ ऐसा भी ट्रांजैक्शंस है जिसको ना तो सप्लाई माना जाता है गुड्स का और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। कुछ ऐसे भी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस होता है सर, ऐसे सप्लाई ऑफ गुड्स और ऐसे सप्लाई ऑफ सर्विस। एक्सप्लेन द कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाईज, वीवीआईपी कॉन्सेप्ट सर। मिक्स सप्लाईज क्या होता है, कंपोजिट सप्लाईज क्या होता है और उसका टैक्सेबिलिटीज क्या होता है। ठीक है, एक एक करके चर्चा करेंगे सर। लेकिन क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर कि क्यों जीएसटी जानना है, क्यों सप्लाई जानना है? हेलो, बोलो सर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। ओके सर, ओके सर। तो बात क्या है सर, बात कुछ ऐसा है, कहानी कुछ ऐसा है सप्लाई का। टैक्सेबल इवेंट, टैक्सेबल इवेंट मतलब गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन करेगा बट उसके लिए सप्लाई होना जरूरी है। तो टैक्सेबल इवेंट को समझने के लिए मीनिंग ऑफ सप्लाई, सप्लाई विद कंसिडरेशन इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस,
सप्लाई नॉर्मली तभी होता है जब कंसिडरेशन होता है, और विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई बेसिकली एक्सेप्शन है। एंड देयर इज इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सर, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब जो कुछ भी सप्लाई होगा उसको बिजनेस पर्पस में यूज करना चाहिए, मतलब फर्दर बिजनेस में यूज करने के लिए होना चाहिए, तभी जाके वो जीएसटी के लिए एक इंपॉर्टेंट इवेंट बनता है। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन वेदर आर नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कुछ कभी कभी हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा होता है सर हमारे सोसाइटी में, हम लोग सर्विस इंपोर्ट करते हैं बाहर से, ठीक है, फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करके सर्विस ले रहे हैं, बट उसको बिजनेस नहीं करना है, बट गवर्नमेंट उसको सप्लाई मान लेता है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं होता है फिर भी सप्लाई हो जाता है, मतलब बेसिकली कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं सर, अपने आप में ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए सर। एक बार बोल रहे हैं कि सप्लाई होने के लिए फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है, बट दूसरे पॉइंट में आके बोल रहा है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन वेदर आर नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो भी सप्लाई ट्रीट हो सकता है। सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है सर, सिचुएशन समझना जरूरी है कि किस सिचुएशंस में बात कहा जा रहा है। लॉ है, आप समझते हो ना, लॉ क्या बोलता है, लॉ कुछ पॉइंट में पहले हाँ बोल देगा, फिर कुछ पॉइंट में बोलेगा कि अगर ऐसा हो तो ना भी हो सकता है, ठीक है, अगर ऐसा हो तो हो भी सकता है, ठीक है, तो देयर इज ऑलवेज ए कंडीशंस इन लॉ, ठीक है, तो तभी तो लॉ है ना, इंडायरेक्ट लॉ है, इंडायरेक्ट टैक्सेशन लॉ। एक्टिविटीज ट्रीटेड एज सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन, activities classified as either supply of goods or supply of service, activities neither the supply of goods nor the supply of service, and concept of composite and mixed supplies। तो ये एक एक पॉइंट समझ लेंगे तो सप्लाई के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है सर, ठीक है। तो सिंपल बात है, टैक्सेबल इवेंट इन इज एनी ट्रांजैक्शंस, टैक्सेबल इवेंट क्या है, टैक्सेबल इवेंट इज एनी ट्रांजैक्शंस और ऑकरेंस दैट रिजल्ट इन ए टैक्स कॉन्सिक्वेंस। टैक्सेबल इवेंट क्या है, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शंस मतलब लेन देन जिसके बदले में टैक्स का रिजल्ट आता है, मतलब लेन देन होगा तो सरकार को टैक्स मिलेगा, सिंपल बात है। हम लोग कुछ बाई करेंगे कुछ सेल करेंगे, सरकार को टैक्स आएगा, ठीक है, कोई बाई करेगा कोई सेल करेगा, बेसिकली सेल करने से सप्लाई है, सप्लाई मतलब क्या, सेल ना, सेल जो करेगा वो सेल टैक्स भरेगा, सेल जो करेगा जो सप्लायर होगा, सप्लायर का काम क्या है, सेल करना, और वो बदले में सेल टैक्स कलेक्ट करेगा, जो पहले सेल टैक्स ही कहा जाता था, आजकल नाम बदल के जीएसटी बोल दिया गया। और आप लोगों को ये सब चीज मैं इंट्रोडक्शन में बता के आया कि किस तरह से सेल टैक्स वैट में बदला था, वैट जीएसटी में बदला है ना, और नॉट जस्ट वैट, देयर वाज अ वैट, देयर वाज अ सर्विस टैक्स, है ना सर, ये सब कुछ पहले था, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, कस्टम्स अभी भी है, एक्साइज ड्यूटी, बहुत सारा टैक्स को मिक्स अप करके सबसम्ड करके जीएसटी लाया गया। तो जीएसटी में बहुत सारा चीज अपग्रेड किया गया, 2000 से मेहनत चल रहा था, जीएसटी लाना है, जीएसटी लाना है, वन नेशन वन टैक्स करना है, बट होते होते समय लगा सर, होते होते टाइम लग गया, 2017 में जाके जीएसटी लागू हुआ, 2016 में जाके एक्ट पास हुआ, ठीक है। तो a taxable event is any transactions or occurrence that result in tax consequence। Before levying any tax, जब भी कोई टैक्स लगाया जाता है, टैक्सेबल इवेंट को पहले आइडेंटिफाई करना होता है, ascertain करना होता है, ascertain मतलब निश्चित, निश्चित मतलब श्योर करना है कि क्या ये इवेंट है जहां पर टैक्स लगाया जा सकता है, समझ रहे हो सर, ऐसे नहीं मैं सरकार हूं तो मैं कुछ भी करूंगा, नहीं सर ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सब आवाज उठाते हैं सर, हर बात में कुछ गलत भी हो जाए तो लोग आवाज उठा देगा, सही पे भी आवाज उठाते तो गलत पे आवाज उठाना इट्स अ नॉर्मल मैटर। तो टैक्सेबल इवेंट नीड्स टू बी ascertained, इट इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी टैक्सेशन सिस्टम, कि मैं किस मैटर पे टैक्स लगाऊं और किस मैटर पे टैक्स को छोड़ दूं। जैसे आज सुबह सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 या फिर सीएसईएम में फाइनल लेवल का एक टॉपिक है सर, एसीजेड एक्ट, ठीक है, एसीजेड एक्ट के ऊपर एक क्लास हुआ था, ठीक है, जो लोग ग्रुप 2 का क्लास करते हो मोस्ट ऑफली उनको पता है, 2005 का एक एक्ट है एसीजेड एक्ट, उसमें बताया जा रहा था कि एसीजेड के अंदर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उनको टैक्स में एग्जेम्पशन मिल जाता है, फर्स्ट 5 इयर्स, देन नेक्स्ट 5 इयर्स 50% एग्जेम्पशन, फिर नेक्स्ट 5 इयर्स अगर आप अपना ही प्रॉफिट को अगर बिजनेस पे कैपिटलाइज कर देते हो तो उसमें फिर से एग्जेम्पशंस। तो कहने का मतलब है স্পেশাল ইকোনমিক জোন যেটা সেটা তো মানে এরিয়া বেস যেটা, यस सर, जो बेसिकली देश के अंदर एक विदेश बना देता है
और बेसिकली जिसको जिसको बनाया जाता है एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। इसके बारे में मैंने इनकम टैक्स में एसीजेड के बारे में ऐसे इनकम टैक्स कैलकुलेशन आप सबको कराया इनकम टैक्स के अंदर, रिसेंटली भी कराया। जो लोग टैक्स का क्लास कर रहे हो आजकल लाइव, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, उस पर भी मैंने एसीजेड का क्वेश्चन कराया कि नहीं कराया? ठीक है, तो एसीजेड एक ऐसा स्पेशल जोन है जो मैं आज सुबह का लाइव क्लास में करा रहा था 11 साढ़े 11 में, कि किस तरह से एसीजेड के बारे में टैक्सेशन सिस्टम को भी अप्लाई किया गया है। सो उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रेटेजी है, बाकी से अलग है। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल टैक्सेबल एरिया में होता है, जो एसीजेड एरिया में जिनका बिजनेस होता है, अंतर होता है सर। एसीजेड एक्ट का क्लास जब करोगे ना और क्लैरिटी हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ज्योति को थोड़ा सा पता चल रहा है। ज्योति कनेक्ट हो रहा है ना सब? Yes, ज्योति sir. का ओके सर। तो taxable event needs to be ascertained sir. Taxable event needs to be ascertained. It is the foundation stone of any taxation system. कि अगर हमको यही नहीं पता कि मुझे किस में टैक्स लगाना है और किस में नहीं, तो फिर गवर्नमेंट कैसे चल पाएगा? It determines the point at which tax should be levied. इससे पता ये चलता है कि कब टैक्स लगाना है, तो कब सप्लाई हो रहा है। ठीक है सर, सप्लाई कब हो रहा है अंडर द आरडीआर इंडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। मतलब पहले जो वैट, सर्विस टैक्स, ये सब होता था ना, the framework of taxable events in various statutes was prone to catchina of interpretation resulting in litigation since decades. मतलब हर जगह में कुछ ना कुछ लिटिगेशंस लग जाता था। ठीक है, कोई बोलता था नहीं नहीं ये तो सप्लाई नहीं है, ये टैक्स नहीं होगा। The controversy is largely related to issues like whether a particular process amounted to manufacture, क्या किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को मैन्युफैक्चर कहा जाता है या नहीं। पैकेजिंग करने से उसको मैन्युफैक्चरिंग का नाम दिया जाता था। whether the sale was predetermined sale, whether a particular transaction was the sale of goods or rendering a service, क्या ये गुड्स है या सर्विस है। इसको लेके ना काफी कंफ्यूजन था सर। ठीक है, ये सब कंफ्यूजन ना जीएसटी में एलिमिनेट करने का बहुत ज्यादा कोशिश किया गया कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर कट डिस्कशन होना चाहिए। जीएसटी लॉ रिजॉल्व दिस इश्यूज ट्राई किया बाय लेइंग डाउन वन कॉम्प्रिहेंसिव टैक्सेबल इवेंट, सप्लाई। एक इवेंट लाया जिसका नाम कर दिया सप्लाई। मतलब आप ऐसे सोच सकते हो, सप्लाई जीएसटी का एक हॉट एरिया। जैसे ये देख पा रहे सर, कोई किसी को सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। वेरियस टैक्सेबल इवेंट्स जैसे कि मैन्युफैक्चर, सेल। ठीक है, मैन्युफैक्चर हो सकता है, वो भी एक इवेंट है ना। मैन्युफैक्चरिंग पे भी एक्साइज लगता था पहले, अभी उस पर भी सप्लाई कॉन्सेप्ट आ गया है। सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रेंडरिंग ऑफ सर्विस, मतलब रेंडर करना मतलब सर्विस देना। परचेज, एंट्री इनटू टेरिटरी ऑफ स्टेट एटसेट्रा हैज बीन डन अवे विद फेवर ऑफ जस्ट वन इवेंट। ये सारा चीज को अलग अलग करके एक इवेंट लाया गया, सप्लाई। ठीक है, मतलब बल्ले बल्ले, सप्लाई इज अ बल्ले बल्ले। अगर सप्लाई समझ जाए तो जीएसटी होगा कि नहीं होगा समझ में आ जाएगा। So GST law, by levying tax on supply of goods and service, differs from the historically understood concept of taxable event under state VAT law. पहले क्या होता था? State VAT laws होता था, excise laws होता था, service tax law होता था, sale, manufacture, service अलग अलग होता था। In GST regime, the entire value of supply of goods and service is taxed in an integrated manner. Unlike the earlier indirect taxes, which were charged independently, सब अपना अपना चार्ज करता था। ठीक है, गुड्स का अलग, सर्विस का अलग, एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग का अलग। इसमें एक इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब पहले इंडिपेंडेंटली होता था, आजकल इंटीग्रेटेड होता है। ठीक है, तो काफी बदलाव है सर, ह्यूज चेंज। आप ऐसे बोल सकते हो कि जीएसटी टैक्सेशन सिस्टम में एक रिवोल्यूशन है फॉर द कंट्री लाइक इंडिया। और गवर्नमेंट के लिए मतलब एक तरह का दो धारी तलवार की तरह काम करता है। मतलब सीरियसली गवर्नमेंट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जीएसटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसके बारे में हम लोग इससे पहले भी क्लासेस में इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में डिस्कशंस करके आए। सर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, हर चैप्टर में आपको मिलेगा। डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर जीएसटी को जानना है तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी जानना है। ठीक है, जैसे गुड्स क्या है, गुड्स के बारे में कहाँ क्या लिखा हुआ है, कौन सा सेक्शंस गुड्स के बारे में बात करता है, प्रिंसिपल्स कौन है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, फैमिली कौन है। ठीक है, बिजनेस क्या होता है, गवर्नमेंट कौन होता है, लोकल अथॉरिटी कौन है,
जो मैं नॉर्मली इनकम टैक्स में भी बताता हूँ। कंसिडरेशन क्या होता है, एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, मैन्युफैक्चर क्या होता है, मनी क्या होता है, मतलब पैसा क्या होता है, पैसा के बारे में क्या बोला गया है, टैक्सेबल सप्लाई क्या है, टैक्सेबल टेरिटरी क्या है, सर्विस क्या है, सप्लायर कौन है, रिसिपिएंट कौन है, पर्सन कौन है। जैसे इनकम टैक्स में भी आप लोगों ने देखा सिमिलरली यहाँ पर भी पर्सन होता है, एसएससी हो जाएगा ना, वो पर्सन पता करेंगे तभी एसएससी ढूंढ पाएंगे, तो हु इज अ पर्सन। तो ये सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जानना बहुत जरूरी है। अगर ये डेफिनेशन जान पाते हो तभी जाके आप ईच एंड एवरी मैटर को कनेक्ट कर पाते हो, और फिर जाके आप कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई को समझ पाते हो, जो सेक्शन 7 ऑफ द जीजीएसटी एक्ट में डिटेल्स में डिस्कस किया गया है। उसमें सेक्शन 7 है, सेक्शन 8 है, उसका भी कुछ शेड्यूल्स है, ठीक है। सेक्शन 8 के अंदर भी शेड्यूल 1 इज देयर, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, ठीक है, सब बात करेंगे सब। सेक्शन 7, सेक्शन 8 एंड शेड्यूल 1, 2, 3, ठीक है। तो सेक्शन 8 क्या, सेक्शन 7 क्या, शेड्यूल 1 क्या, शेड्यूल 2 क्या, शेड्यूल 3 क्या। मजा का बात क्या है जानते हो, ये जो शेड्यूल के बारे में बोला है ना, ये शेड्यूल का डिस्कशन आगे जाके जब भी हम लोग और भी चैप्टर्स जानेंगे वहां पर भी शेड्यूल का पॉइंट आंसर के क्वेश्चंस के अंदर, आंसर्स के अंदर मेंशन रहता है। अगर आप भूल जाओगे कि शेड्यूल क्या है, ठीक है, तो आपको दिक्कत हो जाएगा सर। तो आपको पता रखना पड़ेगा कि शेड्यूल 1 क्या है, शेड्यूल 2 क्या है, शेड्यूल 3 क्या है। जीएसटी को समझो सर, जीएसटी को समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जीएसटी को बनाने के पीछे का वजह क्या है, किस तरह से जीएसटी को बनाया गया। अगर आप इसके कोर में नहीं जाओगे ना, आप समझ नहीं पाओगे, और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में काम करोगे तो आप एक एक्सपर्ट की तरह तभी काम कर पाओगे जब आपको अंदर से ये सब चीज़ पता है। आजकल कंपनी में कोई भी बिग, चाहे चाहे कोई भी चार्टर्ड फार्म हो, कॉस्ट फार्म हो, सीएस फार्म हो, जीएसटी का काम हर किसी को करना पड़ता है। हर कंपनी में जीएसटी इंपॉर्टेंट है, हर कंपनी में जीएसटी इंपॉर्टेंट है, मतलब सिर्फ जीएसटी का काम करते करते दिमाग खराब हो जाएगा। सो ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिए हो गए, ऐसा नहीं सर, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। क्यों? क्योंकि ऑलवेज अपडेटेड। बहुत लोग सोचते कि नहीं नहीं पढ़ लिया, जीएसटी मेरा एक बार हो चुका है और क्या, बट एक बार का नहीं है, जितना बार हो सके उतना बार पढ़ो। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली आपको जिंदगी भर पढ़ते रहना है। बिकॉज आप लोग एज ए प्रैक्टिशनर्स, एज ए कंपनी में जब आप एक जीएसटी एक्सपर्ट्स की तरह काम करोगे, आपको ऑलवेज अपडेट रहना होगा। तो पढ़ाई खत्म होने वाला चीज नहीं है आप लोगों के लिए। हाँ, ये जरूर है कि आगे जितना धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, थोड़ा कम मेहनत करना होगा, या फिर जस्ट एक बार देखने से ही समझ में आ जाएगा अच्छा हुआ क्या है। अभी आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, आपको समझने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, यू विल टेक मोर टाइम नाउ। बट धीरे धीरे जब आइडिया पूरा क्लियर हो जाएगा तब कम टाइम में भी आप बहुत बड़ा बड़ा चीज़ भी पढ़ सकते हो। जो जीएसटी का जो रियल एक्ट आता है ना, मतलब जिसका मार्केट में अवेलेबल होता है रियल अमेंडमेंट के साथ, मार्केट में मिलता है टैक्स वन वगैरह का, जैसे अपडेट हो जाएगा फटाफट वो एक कॉपी खरीद लो, और जैसे ही ऐसे करते 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 देख लो, ठीक है, और जो भी अपडेट है दिमाग में छाप लो। ये सर ऐसा होता है और ऐसा करना पड़ेगा आप लोगों को, बिकॉज जीएसटी सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है सर, ये तो डे टू डे एक्टिविटी है, और आप लोगों को पता ही है क्यों। ठीक है सर, सब समझ रहे हैं हम लोग, समझ सच में रहे हो सर? बोलो, क्या आप लोगों को हर बात समझ में आ रहा है? अरे बताओ सर, हाँ ना, कुछ तो बोलो, मैं भी तो समझूं कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। टेल मी सर। स्नेहाशी, स्नेश, प्रियाक्षी, ज्योति, নীল, টেল মি सर। স্যার সম্পদ समझ में বুঝতে পারা যাচ্ছে? বল রে। হ্যাঁ স্যার। ओके सर। सर चलो डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं, हाँ, क्योंकि आगे आगे मैं बार बार रोज रोज डेफिनेशंस में बात नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन आज जान लेते हैं सर, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जान लेते हैं। गुड्स, जीएसटी जानेंगे तो गुड्स का जानना पड़ेगा ना, लॉ का नाम ही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स क्या है और उसके बारे में क्या लिखा हुआ है? सर गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, वो हर तरह का प्रॉपर्टी जो मूवेबल है, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज,
बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम लाइक जैसे इंश्योरेंस वगैरह है आपका, आप एक्शनेबल क्लेम कर सकते हो। किसी का रेंट होता है मंथली, तो रेंट आप एक्शनेबल क्लेम बोल सकते हो कि अब मेरा रेंट है दो, ठीक है, तो जिसको रेंट मिलेगा वो एक्शनेबल क्लेम है। अगर इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हो और अब बाद में आपका इंश्योरेंस है, मतलब ज़रूरत पड़ता है, मतलब जब एज पर नीड जैसे इंश्योरेंस मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस हो या एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस, ये सब एक्शनेबल क्लेम का पार्ट बन जाता है सर, ठीक है। मतलब आप क्लेम कर सकते हो मेरा है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर तरह का मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी। पैसा को गुड्स नहीं माना जाता, पैसा प्रॉपर्टी तो है आपका, ठीक है, मनी इज एन एसेट ऑल्सो, बट मनी को गुड्स नहीं कहा जाता, ठीक है। ग्रोइंग क्रॉप्स, इवन ग्रोइंग क्रॉप्स जो क्रॉप होता है ना सर, लाइक राइस का फील्ड में राइस हो सकता है, व्हीट फील्ड में व्हीट हो सकता है, जो भी बन रहा है, ठीक है, वो भी गुड्स है। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग ग्रास, ग्रास का भी मार्केट में काफी वैल्यूएशन है सर। तो ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, भले ही वो लैंड के अंदर चिपका हुआ है, ग्रो हो रहा है, बाद में मार्केटेबल होगा, उसे भी गुड्स कहा जा सकता है। which are agreed to be served, which are agreed to be served before supply और under contract of supply। उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई के अंदर जैसे होता है ना कि भाई मेरे फील्ड में, मेरे एग्रीकल्चरल लैंड में ग्रोइंग क्रॉप बन रहा है, ठीक है सर, मेरे एग्रीकल्चरल लैंड में क्रॉप बन रहा है, तो वो क्रॉप मुझे सेल करना है। या जैसे देखो ये वाला इमेज बहुत अच्छा है, इमेज बना है सर, इट्स अ गुड इमेज। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है ना सर, ये देखो आजकल तो सर टेक्नोलॉजिकल एरिया है, टेक्नोलॉजिकल एरा है, इसमें आप कितना सारा देख सकते हो। जैसे ये हमारा भाई साहब क्या कर रहा है, सर ये वीडियो है क्या, पिन नहीं हुआ, इसको ले सकते हैं क्या? ये भी अच्छा है। अब ये क्रॉप ग्रो हो रहा है, जिस दिन ये क्रॉप कंप्लीटली ग्रो हो जाएगा वो मार्केट में सेल हो जाएगा, लेकिन ये सेल होने से पहले ही तो इसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ये सर नो टेल मी सर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है कि नहीं होता? हेलो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है कि नहीं होता है सर, टेल मी। सर आप लोगों का आवाज नहीं आ रहा है, क्या आप लोग समझ पा रहे हो, कनेक्टेड हो या नहीं, टेल मी सर। यस सर। यस सर। तो फिर मतलब समझ में आ रहा है, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। सर अब ये बात क्यों बार बार बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज गुड्स में बोला है कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो क्या जो अटैच्ड है लैंड के साथ वो मूवेबल है क्या? मूवेबल तो है नहीं, लेकिन फिर भी उसको गुड्स के डेफिनेशन के अंदर रखा गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 52, सेक्शन 2 सबसेक्शन 52, ठीक है सर। प्रिंसिपल कौन है सर? प्रिंसिपल मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल एजेंट के बारे में बात हो रहा है, प्रिंसिपल और एजेंट का जो रिलेशन होता है, मतलब एक बंदा का फ्रेंचाइज है, ठीक है। प्रिंसिपल मीन्स ए पर्सन ऑन हुज बिहाफ एन एजेंट कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। आज के डेट में कितना सारा चलता है ना डीलरशिप इश्यूज, है ना, डीलरशिप ले लो, फ्रेंचाइज ले लो, है ना। तो जो डीलरशिप ले रहा है, फ्रेंचाइज ले रहा है, वो क्या कर रहा है, प्रिंसिपल एजेंट पे काम कर रहा है, ठीक है। गाड़ी कंपनी बना रहा है और डीलरशिप लेके गाड़ी बेच रहा है, टाटा का कार, मारुति सुजुकी का कार, तो टाटा प्रिंसिपल बन जाएगा, डीलर एजेंट बन जाएगा, ठीक है। इंश्योरेंस भी एजेंसी के थ्रू से बिकता है ना, चाहे LIC का इंश्योरेंस हो या कोई प्राइवेट कंपनी का इंश्योरेंस हो, इंश्योरेंस भी बिक रहा है इस तरह से। तो आप इंश्योरेंस का भी एजेंट को समझ सकते हो, वो भी एक सर्विस बिजनेस है, उसमें भी GST का कॉन्सेप्ट आता है। तो प्रिंसिपल्स मींस अ पर्सन ऑन हुज बिहाफ एन एजेंट कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ।
सेक्शन 2 सबसेक्शन 88 में प्रिंसिपल के बारे में कहा क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मीन्स सच अथॉरिटी एज में बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर टैक्स 2 सबसेक्शन 29 में बोला है। सर हु इज फैमिली? फैमिली किसको कहा जाता है जीएसटी में? सर फैमिली मीन्स आपका स्पाउस, मतलब हस्बैंड की वाइफ, वाइफ की हस्बैंड, उसकी चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर ऑफ द पर्सन इफ दे आर होनली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेड पर्सन। सर फैमिली जानना क्यों जरूरी है जानते हो? कई बार फैमिली के साथ बिजनेस करके, ट्रांजैक्शन दिखा के बिजनेस मैनिपुलेशन करता है, प्रोडक्ट प्राइस में हेरफेर करता है, टैक्स में चोरी करता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस तरह का चीज के लिए ये सब डेफिनेशंस को अलग से लॉ में लिख के रखता है ताकि फैमिली कौन है ये बता पाए। अगर लॉ में नहीं लिखा रहेगा तो फिर पब्लिक का तो जानते ही है सब, लू फॉल्स ढूंढता रहता है कि भाई कहाँ लिखा है बताओ लॉ में। अगर लॉ में नहीं लिखा है तो बात कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाएगा, और जब बात कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाएगा तो फिर मुश्किल बढ़ जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है? इसलिए लॉ में हर चीज प्रॉपर वे में मेंशन होना चाहिए। तो पेरेंट्स हो गया, ग्रैंड पेरेंट्स हो गया, ब्रदर्स हो गया, बोथ साइड का, स्पाउस मतलब हस्बैंड की तरफ से भी और वाइफ की तरफ से भी, एंड सिस्टर ऑफ द पर्सन इफ दे आर होनली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेड पर्सन। सेक्शन 2 सबसेक्शन 49 में बता के रखा है। सर बिजनेस क्या है? व्हाट इज बिजनेस? या बिजनेस का डेफिनेशन देखो सर, ये इनकम टैक्स में भी बोलता हूँ, ये जीएसटी में भी बोल रहा हूँ। सर बिजनेस का मतलब होता है एनी ट्रेड, ट्रेड मतलब बाइंग सेलिंग। एनी कॉमर्स, कॉमर्स मतलब ये सब बताता रहता हूँ मैं, कॉमर्स मतलब सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस। एक फोन खरीदने जाते हैं, अगर फोन में वारंटी नहीं है, अगर फोन में वारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है, ठीक है, रिपेयरिंग सर्विस नहीं है, इंस्टॉलेशन नहीं है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। फोन में इंस्टॉलेशन नहीं चाहिए ऐसे, बट जो बड़ा प्रोडक्ट होता है लाइक वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कंपनी इंस्टॉलेशन देता है, तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं, टीवी वगैरह, बड़ा सा टीवी लेते हैं उसमें भी इंस्टॉलेशन ढूंढते हैं। ये सब क्या है? कॉमर्स। बिजनेस अकेला नहीं हो सकता, बिजनेस सिर्फ बाइंग सेलिंग पे डिपेंड नहीं करता सर, बिजनेस कॉमर्स पे भी डिपेंड करता है। ये सर नो, हेलो सर। आप सिर्फ बिजनेस करोगे, बाई सेल करने से थोड़ी बिजनेस हो जाता है। आफ्टर सेल्स, प्री सेल सर्विस होता है कि नहीं होता? जैसे एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। हाँ बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो? हेलो, बोलो सर। सर बोलिए। हेलो, यस सर, ओके सर, ठीक है। जैसे देखो एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, वाटर प्यूरिफायर। वाटर प्यूरिफायर कंपनीज डेमो देता है घर आके, मतलब वो प्रोडक्ट लेके आएगा, आपके घर पे बिठाएगा, इंस्टॉल करेगा, आपको पानी पिलाएगा, फिर बोलेगा कि सर ये डेमो था, पसंद आए तो परचेस करो। ऐसा हो गया, मतलब ये क्या हो गया? प्री सेल सर्विस। फिर सेल होने के बाद इंस्टॉलेशन करेगा, फिर मेंटेनेंस करेगा, उसका चार्जेस आपसे ले लेगा सर। ऐसा थोड़ी होता है कि पॉकेट से थोड़ी बिजनेस किया जाता है। ये सारा चार्जेस जो भी वो लेता है ना एक साल के लिए, उसका दाम इसमें इंक्लूड कर लेता है। इसका दाम कॉस्टिंग के साथ इंक्लूड करके ही इसका प्राइस बताता है वो, जितना हो सकता है। कंपटीशन बहुत है वाटर प्यूरिफायर लाइन पे। एक टाइम था मार्केट में सिर्फ एक्वागार्ड होता था। एक्वागार्ड कंपनी का नाम है सर, हम लोग आज भी ऐसे बोलते हैं जैसे एक्वागार्ड वाटर प्यूरिफायर का नाम है, बट एक्चुअली वो कंपनी का नाम था एक्वागार्ड। फिर आया सबसे ज्यादा मार्केट किया एक्वागार्ड, तो ठीक था, बट अच्छा मार्केट कौन किया जानते हो? क्या नाम है? एक्वागार्ड के साथ ही आया था, तो उसके बाद बहुत ज्यादा लोगों के घर घर में जाके वो लोग सेल किया था। हम्म, नाम मैं भूल जा रहा हूँ। कुछ ही ना जी। ना ना, कुछ ही ना, ना नॉट कुछ ही ना, एक्वागार्ड। Kent. नहीं नहीं, केंट तो काफी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है सर, केंट बाद में आया। केंट बाद में मतलब थोड़ा सा मतलब एक्सपेंसिव में आया, लिप प्योर भी बाद में, ये नहीं।
एक्वागार्ड, 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 प्योरेट, no not प्योरेट, आई थिंक एक्वागार्ड ही है, मैं शायद भूल रहा हूँ। एक्वागार्ड, प्योरेट, टू स्टार एलजी, नाम आप लोगों को भी पता है, ऐसा नहीं कि, आई थिंक एक्वागार्ड ही है। मतलब इतना ज़्यादा मार्केटिंग किया घर घर में जाके, सर एक्वागार्ड से आए हैं, सर एक्वागार्ड से आए हैं। यूरेका फोर्ब्स, यूरेका फोर्ब्स भी अच्छा किया है, बट नॉट लाइक एक्वागार्ड। आई थिंक मैं एक्वागार्ड को ही मिस कर रहा हूँ, एक्वागार्ड ही है। उसके बाद बहुत सारा कंपनी मार्केट में उठा, और आप लोग देखते हैं उसके बारे में। कंपनी का लाइन देख रहे सर, कुचिना वाले तो दिमाग खराब कर देता है सर, इतना दिमाग तो और कोई नहीं करता हमारे यहाँ पर। তাই তো স্নেহাশিস? হ্যাঁ বাড়ি বাড়ি চলে আসে বাড়ি বাড়ি চলে আসে, মাথা খারাপ করে দেয়, মানে এক এক সাথে ফোন করবে স্যার, বাপ রে বাপ। এতবার ফোন করবে তো ছাড়, মানে যদি বলবেন এক এক দিনে তিনজন করে চলে আসবে। কে বলবে कोई बोलेगा कि मैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं डीलर हूँ। हाँ, एक्चुअली सब लोकल लोकल जो भी होता है ना, वो लोग भी आ जाते हैं, कंपनी का लोग भी आ जाते हैं। बाप रे बाप, খারাপ করতে সব খবর পায়, কাজ করছি সব ফোন করতে শুরু করে দেবে, স্যার আমাদেরটা লাগান, স্যার আমাদেরটা লাগান। ओ आई थिंक यूरेका फोर्स का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत गजब का है। यूरेका फोर्स মানে মেটেরিয়ালস দারুণ ওদের, materials দারুণ পিওর, মানে পিওরিটিটাও দারুণ ওদের। एक्वागार्ड भी मार्केट किया था बहुत अच्छा, बट यूरेका फोर्ब्स का मतलब मार्केटिंग बहुत गजब का था। मतलब मार्केटिंग में ये पढ़ाया जाता है, यूरेका फोर्ब्स का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, इट्स ओके, जस्ट एग्जांपल था। लेकिन कहने का मतलब मेरा यही था कि किस तरह का प्री सेल एंड आफ्टर सेल सर्विस ये लोग देता है, तब जाके इनका बिजनेस है। इसीलिए देखो, बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से ही नहीं हो जाता, मतलब देर इज नॉट ओनली ट्रेड और बाई एंड सेल, देर इज लॉट मोर थिंग इन द बिजनेस। तो ट्रेड इज ओके, बट कॉमर्स मस्ट बी देयर। ठीक है, मैन्युफैक्चर तो वो लोग कर ही रहा है ना, मैन्युफैक्चर तो वो लोग कर ही रहा है। प्रोफेशंस, मतलब ये तो बिजनेस का पार्ट हो गया। प्रोफेशन मतलब इंडिविजुअल स्किल्स लाइक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड, लॉयर, CS, CMA, ठीक है, डॉक्टर बाय प्रोफेशन, ठीक है, टीचर्स स्पेशल स्किल के साथ, ठीक है। तो जो भी है ये सब प्रोफेशंस में आ जाता है। वोकेशन, वोकेशन मतलब सर, वोकेशन मतलब लाइक सिंगिंग। हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनल सिंगर, बट बेसिकली सिंगर जो होते हैं वो वोकेशन करते हैं। ठीक है, जिनका स्पेशल टैलेंट होता है। हर कोई सिंगर नहीं हो सकता, हर कोई सिंगर नहीं हो सकता, हर कोई डांसर नहीं हो सकता, ऐसा वेरी स्पेशल टैलेंट सर। मतलब सिंगर का गाना ऐसा होता है कि लोग ऐसे ही बैठे बैठे सुनता है ना, चाहे कितना भी पुराना गाना हो। आज भी कभी कभी ओल्ड सॉन्ग्स, भगवान का सॉन्ग, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, ठीक है, बहुत अच्छा। मतलब सॉन्ग थेरेपी इज अ बिग थेरेपी सर। ठीक है, जिसको जो भी पसंद है, आप थोड़ा सा अगर आपको डिप्रेस लग रहा है, गाना सुनो। जिसको जैसा चाहिए, किसी को डिस्को चाहिए तो डिस्को वाला गाना सुनता है, किसी को स्पिरिचुअल सॉन्ग चाहिए तो स्पिरिचुअल गाना सुनता है, किसी को रोमांटिक सॉन्ग चाहिए तो रोमांटिक सुनता है। बस वेरी स्पेशल टैलेंट सर। डॉक्टर भी वो काम नहीं कर सकता जो एक सिंगर कर सकता है। क्या मैं सही बोला सर? हाँ, आप डिप्रेस्ड हो, साइक्रेटिस्ट भी आपको ठीक नहीं कर सकता कई बार गाना, एक प्रॉपर सॉन्ग। ठीक है, इवन डांसिंग इज ऑल्सो, क्या एंटरटेन करते हैं डांसर लोग। कितना तरह का डांसिंग टेक्निक्स हैं। डांस में भी वो एक कलाकार, मूवी, कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक अच्छा मूवी जो करते हैं, जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, एक अच्छा मूवी भी आपको बहुत कुछ दे के जाता है। ये सर नो, देखे जाता है सर। कभी कभी मेरा तो होता है कि सर कभी कभी लाइफ में बड़ा सा ना ऐसा होता है कि इट्स लाइक अरे यार बोरिंग, या फिर कुछ मोटिवेशन लैग, या फिर लैथर्जी। बट एक मूवी कभी कभी आपको, नहीं नहीं अगर ये कर सकता है मूवी में जैसे दिखा रहा है, सब कोई कर सकता है। इट्स लाइक दैट कि एक्टर एक्ट्रेस, इट्स रियली नो डाउट। जैसे एक बंगाली सीरियल चल रहा था, देख रहा था, कोई देख रहा था घर पे, तब मैं सोचा कि खड़े खड़े देख रहा था, तो उसका वेब सीरीज ये है मोस्ट प्रोबेबली, उसका नाम है लोकी काकीमा सुपरस्टार। आई डोंट नो आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कि एक एंटरप्रेन्योर के ऊपर है कि एक औरत
50+ एज के एक लेडी किस तरह से अपनी फैमिलीज को लोन वार्डन से ये कर रहा है, अपनी फैमिली बिजनेस को बचा रहा है सर। इट्स रियली इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं सोच रहा था क्या वो गॉसिप वाला स्टोरी होगा, बट मेरे को 2-4 बार बोला घर से कि देखो अच्छा लगेगा, शायद इट्स नॉट अ गॉसिप स्टोरी। तो सीरियसली स्टोरी में दम है। लोकी काकीमा सुपरस्टार देखा आप लोगों ने, सुना है आप लोगों ने? और एक्टर भी जो है काफी अच्छा है, अपराजिता अड्डो, इट्स अ वेरी फेमस एक्ट्रेस इन वेस्ट बंगाल, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री। तो ऐसा एक्टर एक्ट्रेस जो होते हैं वो भी वोकेशन करता है सर। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये सुने चीज नहीं की लोकी काकीमा सुपरस्टार? हेलो मैसिस नाम सुने चीज मेरे सर कीजिए, बोलो तुम ही তাই তো না শুনিনি স্যার নাম দিচ্ছ है নাম দিচ্ছ শুনিনি এটা लोकी काकीमा सुपरस्टार। सीरियसली इट्स अ सीरियस वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। बेसिकली एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टोरी सर, देख सकते हो अगर बंगाली समझ में आए, मस्ट वॉच सर। ठीक है, मतलब हाँ थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा गॉसिप इज आल्सो देयर, बिकॉज अदरवाइज मूवी हिट नहीं करता है। मतलब आम आदमी का भी होना चाहिए ना, तो थोड़ा मसाला तो डाला जाएगा। এন্টারপ্রেনারশিপের জন্য অনেক সিরিয়াল বেরিয়েছে, কুকুমনি হোম ডেলিভারি। कुकुमनी होम डिलीवरी, यस उसी तरह का कुछ है। हाँ लोकी काकी मुझसे फर्स्ट है, मैं देख रहा था ऐसे ही थोड़ा फेसबुक में देख रहा था, वाह, अच्छा है स्टोरी। फेसबुक में आता रहता है ना सर, तो अच्छा है स्टोरी, अच्छा है। एडवेंचर देखते हैं, क्राइम सीरीज देखते हैं, हाँ, लेकिन कभी कभी ये सब स्टोरी भी अच्छा लगता है सर। तो कहने का मतलब यही था, वोकेशन इज अ स्पेशल टैलेंट, दैट इज ऑल्सो प्रोफेशन का पार्ट है, बट स्पेशल टैलेंट में होता है तो वोकेशन है। एडवेंचर सर, बिजनेस इज ऑल्सो एडवेंचर। तो सर बिजनेस को एडवेंचर क्यों कहा जाता है जानते हो? बिकॉज बिजनेस एक स्पेशल टैलेंट होता है, रिस्क टेकिंग पावर होना चाहिए सर। रिस्क टेकिंग पावर मतलब ऐसा नहीं कि जानबूझ के, मतलब तैरना नहीं आता, यू डोंट नो स्विमिंग बट स्टिल आप रिवर में कूद गए, ऐसा नहीं है। रिस्क टेकिंग पावर मतलब कैलकुलेटिव रिस्क। मतलब बहुत लोग ना मिस इंटरप्रेट करता है जानते हो, कहीं पर किसी का, मानो कि संदीप महेश्वरी या फिर विवेक बिंद्रा का वीडियो देख लिया, ठीक है, हाँ विवेक बिंद्रा इतना पावरफुल आके बताता है ना, हाँ बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, हाँ रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए, तो फिर अगला बंदा सोच रहा है नहीं नहीं रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए, तो उसको वो नॉलेज ही नहीं लिया और कुछ भी करने के लिए रेडी हो गया, तब तो फंस जाएगा ना सर। हाँ, अब विवेक बिंद्रा को ढूंढने थोड़ी ना जाएगा कोई कि भाई विवेक बिंद्रा सर आपने ऐसे बोला कि ये तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी के नाम पे कुछ भी कर रहा है, ऐसा नहीं है। रिस्क टेकिंग का मतलब होता है कैलकुलेटिव रिस्क। एडवेंचर का मतलब ऐसा नहीं कि आप जैसे मानो कि एडवेंचर तो बहुत सारा हो सकता है, आपको बिल्कुल स्विमिंग नहीं आता, ठीक है, और आप चले समुद्र के ऊपर बोट लेके, ठीक है, तो कितना दिन तक टिक पाओगे सर, कितना देर तक? जल्दी जल्दी डूब जाओगे। वो एक पैराग्लाइडिंग का एक आया था सर, एक इमेज बहुत आप लोग देखे उसको, वो बाद में स्टार बन गया वो लड़का। हाँ সমুদ্রে গিয়ে স্যার ভয় দিয়ে ডুবে যাবে ঢেউয়ের ধাক্কা। वही सर, वो एक पैराग्लाइडिंग में, पैराग्लाइडिंग होता है ना जो आसमान से जो पंची जंपिंग नहीं सर, पैराग्लाइडिंग जो, वो क्या बोलते हैं उसको, पैराशूट में चढ़ के जाता है ना ऊपर। तो एक लड़का था 2000 कोरोना के टाइम पे, लड़का बहुत वायरल हुआ था। रिसेंटली एक उसको आलिया आलिया भट्ट के साथ एक एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा है, ठीक है। बहुत सारा गाली दे रहा था वो आसमान पे जाने के बाद उसको नीचे उतारने के लिए बोल रहा था, हाँ, तो पहले चढ़ गया, फिर बाद में बोल रहे नीचे उतारो, तो उसका गाली जो था उसमें, ठीक है, स्लैंग बहुत यूज किया था वो, तो वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। आई होप आप लोग जानते हो। तो कहने का मतलब है कि एडवेंचर का मतलब ये नहीं कि बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी करने चले जाओ। एडवेंचर का मतलब है थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो, फिर रिस्क लो, ठीक है। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी मस्ट बी देयर, और इसीलिए बिजनेस को एडवेंचर भी कहा जाता है। वेजर, बिजनेस में वेजेस का भी मैटर होता है, और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, वेदर आर नॉट इट इज फॉर ए पिक्यूनियरी बेनिफिट, ठीक है। तो जो भी हो, दिस ऑल कम्स अंडर द डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शंस इन कनेक्शन विद और इंसिडेंटल और एंसिलरी, मतलब बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ कोई भी और एक्टिविटी,
उसे भी बिजनेस कहा जाता है। एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शंस इन नेचर above whether or not there is a volume, frequency, continuity, regularity, आप जो कुछ भी करोगे उसमें ना एक वॉल्यूम होना चाहिए। सेल कर रहे हो तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड होना चाहिए, कॉमर्स कर रहे हो तो उसमें भी एक फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए, रेगुलरिटी होना चाहिए, तब जाके वो बिजनेस होगा सर। ऐसा नहीं कि आज किया फिर कल सो गए, ऐसा थोड़ी होता है। मैं कुछ लोगों को ऐसे जानता हूँ सर, ठीक है, 2-2 मिनट में टैलेंट भर भर के हैं बट बेसिकली कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी है। टैलेंट तो है बट कंफ्यूज पर्सनालिटी में क्या काम? टू मच टैलेंट बट बेसिकली कंफ्यूज्ड, तो क्या होगा? टू मच टैलेंट का जरूरत नहीं है, लिटिल बिट टैलेंट एंड रेगुलरिटी इज इंपॉर्टेंट। अगर आपके अंदर बहुत टैलेंट ना भी हो तो चलेगा सर, बट जो भी करो उसमें एक फ्रीक्वेंसी रखो, एक कंटिन्यूएशन रखो, एक रेगुलरिटी रखो, तो जाके वो एक प्रॉपर बिजनेस बन सकता है। छोटा हो पर रेगुलर हो, छोटा हो पर कंटिन्यूएशन हो, छोटा हो पर फ्रीक्वेंट हो, तब जाके बिजनेसमैन बनोगे ना। ऐसा नहीं कि बड़ा करने के चक्कर में आजकल चलता है ना लोगों का, आप लोग सुने हो स्टार्टअप, मेरा स्टार्टअप है, मैं सुनता हूँ। अरे भाई स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप वर्ड को लेके इतना हाइप क्रिएट करके रखा है चारों तरफ, जैसे स्टार्टअप नहीं कोई आसमान से चांद तारा तोड़ के ला रहा है। भाई चांद तारा तोड़ के लाओ ना, कौन मना कर रहा है, बट स्टार्टअप करके इतना घमंड खाने का कोई जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं जैसे मतलब स्टार्टअप बोल के कुछ स्पेशल कुछ मुंह से निकल रहा है, जैसे सोना मोती उगल रहा है मुंह से, ऐसा थोड़ी है। स्टार्टअप करो बट टिके तो रहो। स्टार्टअप के चक्कर में नहीं, मेरा स्टार्टअप था, एक दिन एक जन मिलने आया था मेरे साथ, हाँ स्टार्टअप था, लैक ऑफ फंड के कारण बिजनेस बंद करना पड़ा, ठीक है। अरे क्या होता है लैक ऑफ फंड? हाँ, अगर बिजनेस में दम था तो टिक के दिखाते। क्या स्टार्टअप है कि 2 मिनट में स्टार्ट चालू हुआ और 2 मिनट में खत्म? हाँ, फंड लैक हो सकता है, बने रहो। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखो, समय दो, गिव टाइम, टेक टाइम, देन ओनली योर स्टार्टअप कैन सर्वाइव। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए ना हर स्टार्टअप में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, चाहे वो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम हो या फिर न्यू प्रॉब्लम, तब वो स्टार्टअप कहलाएगा। अदरवाइज वो स्टार्टअप किस बात का? और लैक ऑफ फंड क्या होता है? स्टार्ट मिनिमम में करो, जितना आपके पास है उससे करो, धीरे धीरे बढ़ जाएगा तो बैंक भी आ जाएगा। स्टार्ट में किसी को करोड़ रुपए थोड़ी चाहिए होता है बिजनेस करने के लिए, गलत बात सर। स्टार्टिंग में ही 10 करोड़ लेके कोई नहीं आता, ठीक है, वो धीरे धीरे बन जाएगा, बट काम तो करो सर, स्टार्ट तो करो, इच्छा होना चाहिए। प्रॉब्लम तो वही है कि ज्यादातर लोग फ्रीक्वेंट नहीं होते, कंटिन्यूएशन नहीं होते, रेगुलर नहीं होते, और फिर बोलते हैं कि मेरा नहीं हुआ, या फिर लैक ऑफ फंड हो गया, पापा ने साथ नहीं दिया, भाई ने धोखा दे दिया, दोस्त ने धोखा दे दिया। ऐसा थोड़ी होता है। अगर आपका इरादा पक्का हो, धोखा देने वाला देगा, हाँ सर, तब वो बिजनेस है, एंड दैट इज ऑल्सो एडवेंचर। सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स, अगर आप कोई गुड्स सप्लाई करते हो, कोई गुड्स एक्वाइज करते हो, इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट, मतलब कैपिटल एसेट मतलब कोई मशीनरीज, ठीक है, मशीनरी जो होते हैं उसको कैपिटल एसेट कहते हैं सर, मशीनरीज, प्लांट्स, ठीक है, फिक्स एसेट्स, वो कैपिटल एसेट्स में आ जाता है। एंड सर्विस इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट और एंड करने के टाइम पे जो कैपिटल एसेट्स का मैटर होता है वो भी बिजनेस का पार्ट है। प्रोविजंस बाय ए क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी सच बॉडी for a subscription of any other consideration or other facilities or benefit to its members as the case may be, उसे भी बिजनेस के अंदर रखा जाता है, जो क्लब अपने मेंबर को देता है। जैसे कि क्लब महिंद्रा, क्लब महिंद्रा जानते हो सर, बहुत बड़ा क्लब है सर, नाम सुना आप लोगों ने? अरे क्लब महिंद्रा का मेंबर बनने के लिए लोग पागल होता है, बहुत हाई फीस है। ये बेसिकली घूमने लेके जाते हैं सर, जहाज में लेके जाता है, हाई फाई फीस होता है सर इसका, ठीक है। ये देखो, नेवर रन आउट ऑफ हॉलीडेज, बॉन्ड विथ योर फैमिली, बट हाई फाई फीचर्स है, ठीक है। हाई फाई पेमेंट भी होता है, मेंबरशिप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दैट इज ऑल्सो बिजनेस, ओके। बट है तो क्लब, बट डजेंट मैटर, क्लब हो तो क्या, फैसिलिटीज दे रहा है, एडमिशन फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रीमाइसेस, ठीक है, सर्विस सप्लाइड बाय पर्सन एज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस व्हिच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशंस और वोकेशंस, व्हाटएवर सर्विस आप सप्लाई कर रहे हो फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फर्दरेंस ऑफ प्रोफेशंस, फर्दरेंस ऑफ ट्रेड,
furtherance of vocation, activities of a race club including by of totalizer तो रेस क्लब में होता है, रेस कोर्स में होता है। रेस क्लब मतलब जैसे हॉर्स रेस कोर्स है ना, जैसे कोलकाता में है, बेंगलोर में है, दिल्ली में है, मुंबई में है। और लाइसेंस टू बुक मेकर, जो बुकी होते हैं वहां पर, और एक्टिविटीज ऑफ लाइसेंस्ड बुक मेकर इन सच क्लब, वो भी बिजनेस एक्टिविटी माना जाएगा। मतलब एक डेफिनेशंस के अंदर कितना सारा कुछ इंक्लूड हो सकता है। एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटीज, ठीक है, वो भी बिजनेस के अंदर आ जाता है। सो इट्स अ ह्यूज डेफिनेशन। सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 के अंदर डेफिनेशंस को दिया गया है। सर ये समझ रहे हो ना सर आप लोग? इसी तरह से गवर्नमेंट कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 53। लोकल अथॉरिटी क्या है? व्हाट इज लोकल अथॉरिटी? पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी। पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपल कमिटी इज देयर, जिला परिषद इज देयर, कैंटोनमेंट बोर्ड। कैंटोनमेंट बोर्ड बेसिकली वहां पर होता था जहां पर बैरक होता था। बैरक, बैरक समझते हो? बेसिकली मिलिट्री फोर्स या पुलिस फोर्स का जो एरिया होता था, जैसे बैरकपुर, दमदम कैंटोनमेंट, आगरा कैंटोनमेंट, ठीक है। कैंटोनमेंट बोर्ड जो बेसिकली पुलिस बैरक से चलता था, कैंटोनमेंट बोर्ड होता है वहां पर। उसके लिए अलग से एक्ट है, कैंटोनमेंट एक्ट 2006। रीजनल काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 371 आर्टिकल 371J, रीजनल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इस तरह का अलग अलग काउंसिल हो सकता है। जैसे रीजनल काउंसिल में, जैसे अभी ममता दीदी दार्जिलिंग में है सर, हमारा चीफ मिनिस्टर, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर इज इन दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में थोड़ा सा वो लोग चाहते हैं कि उनका स्टेट अलग हो जाए, समथिंग लाइक दैट, तो ममता दीदी गया है। ऐसे दार्जिलिंग में ना सर एक रीजनल काउंसिल है ना, नॉर्थ बंगाल दार्जिलिंग टेरिटोरियल बोल के, एक गोरखा टेरिटोरियल बोल के एक रीजनल काउंसिल है, जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन से उनका अपना कुछ रूल्स रेगुलेशंस होता है, वेस्ट बंगाल के अंदर ही है, बट उनको स्पेशल स्टेटस मिलता है। तो दीज ऑल आर कम्स अंडर द लोकल अथॉरिटी। जैसे जीटीए करता है, गोरखा टेरिटोरियल करता है, ठीक है। ऐसा हर जगह में एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी, एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी, इस तरह का सोसाइटी भी बनाया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। हेलो, आप सबको समझ में आ रहा है ना सर? है सर। तो ये सब लोकल अथॉरिटी के डेफिनेशंस के अंदर आ गया। अब क्या है ना, ट्रांजैक्शन किसी के साथ किसी का भी हो सकता है। कंसिडरेशन तो आप लोग लॉ में पढ़े हो, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े हो, और मैं क्या बोलूँ, एक्शनेबल क्लेम मैंने अभी आपको बोला। एक्शनेबल क्लेम मींस क्लेम टू एनी डेब्ट, ठीक है। आपका लोन का इंटरेस्ट का क्लेम है, ठीक है, आपको किसी को लोन दिया था आपने, आपको मिलेगा। अदर देन डेब्ट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर किसी ने अपना प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखा, ठीक है। और बाय हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन जानते हो सर? जैसे आपका गाड़ी आप बैंक से लोन से लेते हो, तो बेसिकली वो बैंक क्या करता है, आपका गाड़ी को हाइपोथिकेट करता है। मतलब जब तक लोन का लास्ट ईएमआई कंप्लीट नहीं होगा तब तक गाड़ी आपका नहीं। जिस दिन लास्ट इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा उस दिन गाड़ी आपका। इसको স্যার এটা তো শুধু গাড়ি ক্ষেত্রে হয় না তো স্যার, এটা তো মানে ওই ধরুন হোম লোন দিলে তো সেরকমও কেস হয়ে যায় না। यस 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 हर केस में होता है, बट ये हाइपोथिकेशन वर्ड ज्यादातर केस में गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा। देखना गाड़ी के पीछे या गाड़ी के अंदर लिखा रहता है हाइपोथिकेटेड टू दैट बैंक, दोज बैंक, इस तरह से लिखा होता है। হয়তো স্যার দিতে না পারলেও গাড়িটা নিয়ে চলে যাবে। यस सर, लोन डिपार्टमेंट आके गाड़ी लेके चला जाएगा। तो ये सब क्या है, एक्शनेबल क्लेम हो गया ना। मूवेबल प्रॉपर्टी, प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजीशंस आइदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, of the claimant, which the civil courts recognize as affording grounds for relief or the such debt or beneficial interest be existent of accruing conditional और contingent। ये सब एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी पढ़ाया जाएगा आपको। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सीएस में ग्रुप 2 में है, सीएससीएमए में फाइनल लेवल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैन्युफैक्चर क्या है, 2 सबसेक्शन 72 में बोला है। मनी क्या है, व्हाट इज मनी? व्हाट इज मनी सर? मनी मीन्स द इंडियन लीगल टेंडर, मतलब जो भारत में लीगल टेंडर है। पुराना जो पैसा है जो गवर्नमेंट ने लीगल नहीं करके रखा, वो एंटिक हो चुका होगा, ठीक है। या फिर कोई फॉरेन करेंसी भी मनी हो सकता है। चेक, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रैवलर चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल और इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस, फंड ट्रांसफर जो होता है आज के डेट में, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया when used as consideration to settle an obligations और exchange with Indian legal tender। लीगल टेंडर मतलब करेंसी और अनदर डिनोमिनेशंस
but shall not include any currency that is held for its numismatic value. Numismatic value मतलब एंटिक वैल्यू, ठीक है, उसको करेंसी नहीं माना जा सकता। पुराना कॉइन, पुराना नोट, वो करेंसी नहीं है, वो मनी नहीं है सर, ठीक है। करेंसी दैट इज हेल्ड फॉर इट्स न्यूमिस्मेटिक वैल्यू, उसको करेंसी नहीं, मनी नहीं मानेंगे, ठीक है। जिसको आरबीआई लीगल टेंडर बताता है उसी को मनी मानेंगे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 75 में बोला गया है सर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अरे टैक्स जानोगे, जीएसटी जानोगे और डेफिनेशन नहीं जानोगे तो क्या पता। टैक्सेबल सप्लाई क्या है? टैक्सेबल सप्लाई के बारे में क्या बोला है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 108 में बोला है, टैक्सेबल सप्लाई मींस अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ व्हिच इज लिवाइड टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। टैक्सेबल टेरिटरी क्या है? मींस द टेरिटरी टू व्हिच द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अप्लाई, मतलब जीएसटी लॉ जहां अप्लाई है उसको टैक्सेबल टेरिटरी बोलेंगे। जैसे एसीजेड, आज सुबह ही मैं बता रहा था, एसीजेड में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है बहुत केस में, ठीक है। एसीजेड में जीएसटी छूट भी रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है एसीजेड जो बनेगा सर जहां पर भी, जैसे एसीजेड इन इंडिया में सुबह ही पढ़ा रहा था, जैसे कोलकाता में फॉल्ता में है, डायमंड हार्बर के पास, नोएडा में है, कांदला भारत का सबसे बड़ा पुराना एसीजेड है कांदला, जहाँ पर पोर्ट भी है आपका, क्या बोलते हैं उसको, अदानी का, ठीक है। ज्यादातर केस में जहां जहां पोर्ट है वहां वहां एसीजेड ज्यादा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि एसीजेड के अंदर स्पेशल टैक्स चलता है, कई बार छूट भी देता है, तो वो टैक्सेबल टेरिटरी ना भी हो सकता है। तो जहां टैक्स एप्लीकेबल होगा वो टैक्सेबल टेरिटरी हो जाएगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 109। सर्विस क्या है? गुड्स के बारे में जाने थे, सर्विस क्या है? सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड्स activity relating to use of money or its conversion by cash or by any other mode from one form currency or denomination to another form currency or denomination for which a separate consideration is charged. For the removal of doubts, it is hereby clarified that the expression service include facilitating or arranging transactions in securities. Section 2 subsection 102. तो बेसिकली सर्विस क्या है? सर्विस मतलब जो कुछ भी एक्टिविटी पैसे के बदले होता है, बात को समझे सर। मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, जो गुड्स नहीं है, मनी नहीं है, सिक्योरिटीज नहीं है, मतलब शेयर डिवेंचर वगैरह नहीं है, बट इंक्लूड एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, जिसके बदले में पैसा का लेन देन होता है और पैसा का कन्वर्जन होता है बाय कैश और एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, शेयर से मतलब शेयर से कोई और कन्वर्जन हो गया या फिर कुछ भी, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर वो सर्विस है और बदले में कुछ लेन देन हो रहा है, करेंसी भी हो सकता है, कोई भी डिनोमिनेशन हो सकता है, टू अनदर फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, मतलब इस सर्विस के बदले अगर कोई सर्विस चार्ज लिया जा रहा है तो वो सर्विसेज है। सिंपल। सप्लायर क्या है? कोई सप्लायर सा in relation to any goods or service or both shall mean the person supplying said goods or service, जो goods दे रहा है या सर्विस दे रहा है वही सप्लायर है, and shall include an agent acting as such on behalf of such supplier, या फिर जो सप्लायर का एजेंट के रूप में काम कर रहा है वो भी सप्लायर है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 105। रिसिपेंट कौन है? सप्लायर जिसको गुड्स भेजता है उसको रिसिपेंट कहा जाता है। Where a consideration is payable for the supply of goods or services or both, the person who is liable to pay that consideration. Say for example, संपद से मैंने कुछ परचेज किया, संपद क्या सेल करेगा मेरे को? जल्दी बता, क्या सेल करेगा मुझे? हाँ सर मोबाइल वाला नहीं, मोबाइल फोन, मोबाइल, ठीक है। मानो संपद मोबाइल का डीलर है, संपद मेरे को मोबाइल सेल कर रहा है, तो मैं संपद को कितने का मोबाइल, आईफोन डीलर है क्या तू? चल सपना देखो तो सर देखो एक चीज, जब ड्रीम देखना हो तो बड़ा ड्रीम देखना चाहिए। क्यों? ड्रीम देखने के लिए पैसा थोड़ी लगता है, यू डोंट नीड मनी फॉर ड्रीमिंग, ठीक है। तो इसलिए স্বপ্ন স্যার iPhone বড় चाहिए। হতে হবে, हाँ পূরণ হবে। স্বপ্ন স্যার বড় দেখতে হবে, তবেই তো পূরণ করতে হবে। पर सर बंद आंखों का सपना पूरा नहीं होता, यू हैव टू হ্যাঁ স্যার, ड्रीम बाय योर ओपन आईज, ठीक है। यू हैव टू ड्रीम बाय योर ओपन आईज, ठीक है। खुले आंख से सपना देखो, बंद आंखों से नहीं। रात का सपना झूठा हो सकता है, खुले आंख का सपना हर पल आपके साथ होता है, एवरी मिनट एवरी मोमेंट योर ड्रीम मस्ट बी विथ यू, तब जाके वो ड्रीम है, अदरवाइज फेक ड्रीम। फेक ड्रीम समझते हो? मतलब दिखाने के लिए ड्रीम, वास्तव में ड्रीम नहीं, चाहे वो आपका ड्रीम हो चाहे वो मेरा ड्रीम।
सिर्फ लोगों को बोलने के लिए, कभी माँ पापा को बोलने के लिए, कभी खुद को बोलने के लिए, एक दिन देखना मैं ये कर दूंगा। कभी कभी घर पे झगड़ा होता है, हम लोग ऐसे बात कर लेते हैं ना, देख भाई बड़ो होले यही कर दो, हाँ देखिए दो यही कर दो। वो ड्रीम नहीं होता सर, मैं इतना बड़ा फैक्ट्री बनाऊंगा, मेरा इतना बड़ा शॉप होगा, मेरा इतना सारा बिल्डिंग होगा, दैट इज नॉट एग्जैक्टली ड्रीम। ड्रीम वो है जो जिसका ड्रीम होता है ना रियल में, वो बताता नहीं, वो करके दिखाता है। क्या सर मैं गलत बोला क्या? रियल ड्रीम कभी सुनाया नहीं जाता, करके दिखाया जाता है। ठीक है, तो ट्राई टू रिमेम्बर दिस थिंग्स। हाँ सर, जो सुना रहे हो इसका मतलब वो झूठा ड्रीम है, और जो सच में कर रहे हो वो एक्चुअल ड्रीम। अब आपको पता है कि आपका ड्रीम सच्चा है कि झूठा। So where no consideration is payable for the supply of goods, the person to whom the goods are delivered or made available, or to whom possession or use of goods is given or made available, मतलब अगर बदले में कंसिडरेशन ना भी ले रहे हो तो भी वो रिसिपेंट हो सकता है। जैसे मैं संपत से मोबाइल लिया, बदले में संपत को पेमेंट किया, तो मैं कौन हूँ? रिसिपेंट हूँ। अगर बिना कंसिडरेशन के है तो भी रिसिपेंट मैं हो सकता हूँ। सेक्शन 2 सेक्शन 93 में रिसिपेंट के बारे में बोला है, सर्विस हो या गुड्स। पर्सन कौन है सर? एज पर जीएसटी एक्ट सेक्शन 2 सेक्शन 84, इंडिविजुअल मतलब हम आप जैसे लोग, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आई होप यू ऑल नो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है। इनकम टैक्स में भी आप लोग पढ़ते हो। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर हिंदू भी आता है, जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं। ठीक है, इस्लाम नहीं है, बिकॉज स्पेशल पर्सनल रूल फॉलो होता है, इसलिए बता देता हूँ। इसलिए बिकॉज उसी पर्पस में नाम है HUF। ठीक है, बिकॉज हिंदुस्तान का, ये इंडिया का जॉइंट फैमिली का रूल्स है। तो जो बेसिकली एक जॉइंट फैमिली बिजनेस होता है, तो जॉइंट फैमिली बिजनेस क्या इस्लाम या मुस्लिम में नहीं होता? उन पे भी होता है, बट उनका कॉन्सेप्ट ना थोड़ा अलग होता है सर। इसीलिए उनका पर्सनल लॉ को रेस्पेक्ट देने के लिए उनको HUF के अंदर नहीं रखा गया। बाकी सब कोई HUF के अंदर ऑटोमेटिक फिट हो जाता है बिकॉज ऑफ इंडियन कैरेक्टर। ठीक है, मतलब इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो, और वहां पर बेसिकली अरेबियन रूल्स रेगुलेशंस आ जाता है ना, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो इसलिए ठीक है भाई, सब अपना अपना रेस्पेक्ट करें, डेमोक्रेसी है। कंपनी, कंपनी में क्या खेल है? कंपनी जो है सर ये एक पर्सन है सर, है ना। कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, डील कर सकता है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 कंपनी को एक पर्सन बताता है। फार्म, पार्टनरशिप फार्म, आजकल फार्म का भी एक लेटेस्ट वर्जन आया ना सर, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसके अंदर एक कंपनी का भी कैरेक्टर देखने को मिलता है तो पार्टनरशिप बिजनेस बट कंपनी वाला कैरेक्टर भी है। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड और नॉट हो, और इंडिया के अंदर हो या इंडिया के बाहर हो, वो भी पर्सन है। एनी कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय एनी सेंट्रल स्टेट और प्रोविजनल एक्ट, वो भी पर्सन हो सकता है। एनी बॉडी कॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉज ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया, वो भी पर्सन हो सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे कि अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इतना बड़ा बिजनेस है बट, इतना बड़ा बिजनेस है बट कंपनी नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, रजिस्टर्ड अंडर इन लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट से बना हुआ है सर, चाहो तो रिसर्च करके देख सकते हैं। कोलकाता में या बड़े बड़े शहरों में कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर में रियल एस्टेट भी चलता है, चलेगी ना रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर। रियल एस्टेट के साथ कनेक्टेड होते हैं, इसलिए मैं स्नेहाशीष को पूछ रहा हूँ, बट स्नेहाशीष का आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है सर, लोकल अथॉरिटी आपको अभी अभी दिखाया। বলো স্যার। হ্যাঁ আমি জিজ্ঞেস করছি, কোঅপারেটিভ সোসাইটিতে কলকাতাতে অনেক রিয়েল এস্টেট প্রজেক্টও চলে, হ্যাঁ স্যার, তাই বলছি। লোকাল অথরিটি ওরা ইন্টারেস্ট কম নেয় তো, লোকাল লোকাল টেন্ডারিং গুলো পাস করতে হয় তখন ওরা দেয়। कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करके, बैंक भी चलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सोसाइटी डिफाइंड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ट्रस्ट एंड एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन और नॉट फॉलिंग अबव, मतलब जैसे कि मंदिर मस्जिद ट्रस्ट, ठीक है, इनका भी अच्छा खासा कलेक्शन होता है सर। टेम्पल, चर्च, मस्जिद, ठीक है, ये सब एरिया भी, गुरुद्वारा, उनको भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के अंदर रखा जाता है, एंड दे आल्सो ट्रीटेड एज पर्सन। ठीक है, तो ये था जीएसटी रिलेटेड सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। नेक्स्ट टाइम से मैं और डेफिनेशंस नहीं बताऊंगा सर आप लोगों को, आज बता दिया। क्यों? बिकॉज इसमें समझने लायक कुछ है नहीं उतना,
आपको बस याद रखना है और सेक्शंस वाइज डेफिनेशंस को जानना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हर चैप्टर में आपको डेफिनेशंस नजर आएगा तो क्या करोगे, छोड़ दोगे? अरे पढ़ना है, लिखने के टाइम पे आपको लिखना पड़ेगा एज पर विच सेक्शन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट, यू हैव टू पॉइंट आउट दैट, ठीक है। तो इसलिए आप हमेशा पढ़ते रहिएगा डेफिनेशंस को, ठीक है। तो मेरा फोकस एरिया नेक्स्ट टाइम से सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट में रहेगा, डेफिनेशंस वगैरह आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, ठीक है। बिकॉज सिमिलर काइंड ऑफ रहेगा, कहीं कहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलेगा कुछ, जो आज मैं बोला इस तरह का बाकी जगह में भी आपको नजर आएगा, चार्ज ऑफ जीएसटी में, टाइम ऑफ जीएसटी में, ठीक है। हर जगह में आपको डेफिनेशन नजर आएगा सर। सो ऑलवेज रेडी, ताकि क्या हो, मतलब क्या है डेफिनेशंस के अंदर, ऑलवेज बी रेडी विद दैट। अच्छा सर, सर कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, अब आ जाते हैं ना, सप्लाई क्या है। स्टार्टिंग से सप्लाई 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 बोलते बोलते अब जाके सप्लाई में पहुंचे। सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में सप्लाई के बारे में बोला, मतलब सप्लाई के बारे में बेसिकली सेक्शन 7 में बातचीत किया गया। सेक्शन 8 जो है वो बेसिकली कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई के बारे में बोला है। शेड्यूल 1, 2 एंड शेड्यूल 3 में क्या बोला है सर? फिर शेड्यूल 1, 2 एंड 3 याद रखिएगा सर कि क्यों इंपॉर्टेंट है। और एक बात याद रखिए सर, सप्लाई इज द की स्टोन ऑफ जीएसटी आर्किटेक्चर। जीएसटी आर्किटेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सप्लाई, एंड शेड्यूल 1 to 3 क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कभी ना भूलना, ठीक है, भूल ना जाना शेड्यूल को। एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, अगर कोई सप्लाई बिना कंसिडरेशन का भी होता है उसे भी सप्लाई ट्रीट हो सकता है, शेड्यूल 1 में बोला हुआ है। शेड्यूल 2 में क्या बोला है? एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। तो जो शेड्यूल 2 का पार्ट है, मतलब एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और एज सप्लाई ऑफ सर्विस, शेड्यूल 2 के अंदर बोला है। एंड व्हाट इज अबाउट शेड्यूल 3? एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस व्हिच शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विस। शेड्यूल 3 में आपको कुछ ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शंस मिलेगा जिसको ट्रांजैक्शन तो है बट वो सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है। तो फिर शेड्यूल 1 क्या है? जो विदाउट कंसिडरेशन है फिर भी सप्लाई है। शेड्यूल 2 क्या है? जो सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस के बारे में बेसिकली बोला गया है। एंड शेड्यूल 3 जो है वो ट्रांजैक्शंस तो है बट वो सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर काउंट नहीं होता है। ये लिस्ट आपको आगे जानना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये एक एक लिस्ट सेक्शन 7, सेक्शन 8 एंड शेड्यूल 1, 2 एंड 3 डिटेल्स में बात करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है सर। স্যার এই সাপ্লাইয়ের মধ্যে স্যার बोल, हेलो। বলছি এই সাপ্লাইয়ের মধ্যে স্যার ওই জোন গুলো পড়ছে না, মানে ওই পরে শেষের দিকে যে এই জোন থেকে ওই মানে এই এরিয়া থেকে ওই এরিয়াতে গেলে এত টার্নওভার হতে হবে, এইগুলো তো এই চ্যাপ্টারের মধ্যেই পড়ে তো। नहीं एग्जैक्टली टर्नओवर के बारे में यहाँ पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, यहाँ पर मेनली बात करेंगे कि सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। মানে ওই টার্নওভার বলছি না, মানে স্যার বলছি ওই ধরুন গোয়া থেকে মুম্বাইতে মালটা গেছে, তা সেই ক্ষেত্রে জিএসটি চার্জটা কার উপর হবে না হবে, যেমন সেই চ্যাপ্টার একটা পড়িয়েছিলেন না এর আগে, হ্যাঁ, এটা কি ওগুলো 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 সাপ্লাই, ওগুলো মানে সাপ্লাইয়ের পরে আসবে, ওগুলো টাইমে আসবে, ঠিক আছে, টাইম অফ সাপ্লাই বা চার্জ অফ জিএসটি, ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। ডেস্টিনেশন ওখানে বলবো। এখানে আমরা মেনলি आइडेंटिफाई করব, यहाँ पर आइडेंटिफाई सिर्फ करेंगे कि सप्लाई कहाँ हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर बेसिक बेसिक केस स्टडीज पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज है सप्लाई के अंदर, सप्लाई में भी एग्जाम बहुत से सारा एरকম चीज पढ़ेंगे। एग्जाम में आएगा सर ये, हाँ जरूर आएगा, सप्लाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर। ভর্তি হতে দিয়েছে স্যার, অনেকগুলো কোশ্চেন আমি পেয়েছিলাম যে সাপ্লাই এইখান থেকে ওখানে হয়েছে তো কোথায় সাপ্লাই ধরা হবে, মানে দিয়েছিল। ठीक है, बताएंगे सर, ठीक है। तो फिर आज इतना ही रखते हैं सर, आज तो मैं डेफिनेशंस पे पूरा समय ले लिया आप लोगों का, नेक्स्ट क्लास में बाकी पार्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कितना डिटेल्स में पढ़ना चाहिए, उसका एक आइडिया आपको मिल रहा है। और इसको प्लीज घर पे इसी तरह से पढ़िएगा, नोट्स मैं शेयर कर देता हूँ, अगर नहीं है, अगर है तो उससे गो थ्रू करना स्टार्ट कर दो सर। ओके, ज्योति, नील, प्रियाक्षी, रोशनी, रोशनी আজকে অনেক লেট জয়েন হয়েছে।
হ্যাঁ দাদা নেটের প্রবলেম ছিল। अच्छा अच्छा संपत स्नेहाशीष स्नेहेश सबको समझ में आया ना सर? ओके सर ठीक है फिर सर टाटा बाय गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू রাখছি দাদা। Bye, ओके sir. सर ओके सर टाटा বাই স্যার बाय सर Bye, sir. बाय सर बाय बहुत स्नेहाशीष কিছু বলছো স্যার